हेलो स्टूडेंट्स। दोस्तों, आज हम जो पढ़ने वाले हैं, आज का हमारा जो चैप्टर है वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो ये जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला जो चैप्टर है दोस्तों, विद्युत रसायन जिसे कहते हैं हम लोग, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, आपको पता है कि ये क्रैश कोर्स की क्लासेस हैं और इसमें हम लोग जो है ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। डिटेल का मतलब टॉपिक अपन सारा लेंगे, लेकिन कुछ ऐसे अननेसेसरी क्वेश्चन और ऐसी जो अननेसेसरी चीज़ें हैं उनको हम डिस्कस नहीं करेंगे। बाकी पूरा चैप्टर आपके जो टॉपिक एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं, जो नीट और जेई में सिलेबस में है, वो सारी बातें अपन करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो वन बाय वन करके अपन चलते हैं और देखते हैं इस चैप्टर के अंदर पहला टॉपिक अपना कौन सा दोस्तों। तो इस चैप्टर के अंदर जो हमारा पहला टॉपिक जो है वो है आपके सेल के बारे में। अगर मैं पूछूं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर क्या पढ़ते हैं, बेसिकली ये फिजिकल केमिस्ट्री की एक ब्रांच है जिसका लिंक जो है वो किसके साथ है दोस्तों। इसका लिंक जो है वो है एनर्जी चेंजेस के साथ। मतलब केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, इसकी जो स्टडी की जाती है वो किस में की जाती है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। ठीक है, तो लेट्स सी क्या चीज़ है इसमें। तो पहले दोस्तों सबसे पहला जो टॉपिक है वो कौन सा है, सेल। सेल के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, CELL, सेल। ये मैंने पढ़ लिया, पहला टॉपिक आपके हेडिंग लगी है सेल। तो सेल क्या है दोस्तों। सेल एक डिवाइस है, एक युक्ति है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करती है, केमिकल एनर्जी में। तो ये जो डिवाइस जो ये कार्य करती है उसे अपन क्या कहते हैं दोस्तों, उसे हम कहते हैं सेल। सेल ये बायोलॉजी में टर्म है, लेकिन यहाँ सेल का मतलब ये क्या है कि यूनिट है, डिवाइस है जो या तो केमिकल को इलेक्ट्रिकल में या इलेक्ट्रो को केमिकल में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल में। तो यहाँ अब ये बात हमारे समझ में आ चुकी है कि सेल का काम ये होता है। तो कुछ तो इसको इसमें करेंगे, कुछ इसको इसमें करेंगे। तो कन्वर्जन के बेसिस पर सेल जो है इनको दो टाइप में कैटेगराइज किया गया है। तो आगे पढ़ेंगे अपन सेल के प्रकार, या मैं लिख देता हूँ टाइप ऑफ सेल। सेल के प्रकार, सेल के प्रकार। तो सेल के प्रकार क्या है भाई। तो एक तो होता है दोस्तों गैल्वेनिक सेल या वोल्टेक सेल, और दूसरा होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो पहला मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, वो लिख देता हूँ आपके विद्युत अपघटनी सेल, विद्युत अपघटनी सेल। और दूसरा जो हमारे पास में है वो है दोस्तों गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल, या इसको वोल्टीय सेल भी कहते हैं, वोल्टीय सेल। इनके बारे में बात करेंगे तो इसका नाम है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और इसका नाम क्या दोस्तों, गैल्वेनिक सेल, या इसका नाम क्या हो जाएगा, वोल्टाइक सेल। तो अब देखो इसके बारे में जब हमने बात की है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का मतलब होता है कि ऐसा सेल जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, केमिकल एनर्जी में।
उसका नाम क्या है दोस्तों? उसका नाम है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो ऑब्वियसली गैल्वेनिक सेल क्या करेगा? इसका ऑपोजिट करेगा। ऑपोजिट मीन व्हाट? यह केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करेगा? ये मैंने दो एरो कैसे लगा दिए भाई? यहाँ एरो एक ही रहेगा ना, यहाँ पर एरो क्या रहेगा? एक ही रहेगा। तो यहाँ पर जो अपने पास में है दोस्तों, वो अगला पॉइंट कौन सा भाई? तो जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड एज गैल्वेनिक सेल और वोल्टेक सेल। तो दोस्तों आगे हमें पता चला कि ये सेल जो है ये मेनली कहाँ यूज़ होते हैं? जो मेटल एक्सट्रैक्शन के अंदर जो सेल यूज़ होते हैं, मेटल एक्सट्रैक्शन या जो धातु के निष्कर्षण में जो सेल काम जो यूज़ होते हैं, वो कौन सा है? ये है। और इसके अंदर अगर हम बात करेंगे तो गैल्वेनिक सेल या वोल्टेक सेल जो होते हैं ये मेनली यूज़ होते हैं एज ए एनर्जी सोर्स। ये एनर्जी सोर्स के फॉर्म में काम आते हैं। एनर्जी सोर्स, इसका मतलब ऊर्जा स्रोत के रूप में जो काम आने वाले स्रोत होते हैं, जो सेल होते हैं ऊर्जा स्रोत के रूप में, वो गैल्वेनिक सेल होते हैं। फिर देखिए दोस्तों, हम ये कहते हैं कि इसके अंदर जो सेल रिएक्शन होती है, सेल अभिक्रिया है, वो आपके अपने आप नहीं होती है, हमें करवानी पड़ती है। मतलब ये नॉन स्पॉन्टेनियस होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस। मतलब कहते हैं अस्वतः होती है, अपने आप नहीं होती है। अगर ये अस्वतः है तो इसका मतलब ये हो गया दोस्तों कि यहाँ जो रहेगा, जो डेल्टा जी की वैल्यू जो रहेगी, वो आपको पता होना चाहिए। डेल्टा जी नेगेटिव होता है तो अभिक्रिया स्वतः होती है, और जब ये पॉजिटिव होती है तो क्या होती है? अस्वतः। तो ये अस्वतः के लिए डेल्टा जी की वैल्यू क्या रहेगी? पॉजिटिव। अब यहाँ के बारे में अगर अपन बात करेंगे तो इसमें जो सेल रिएक्शन जो होगी, सेल रिएक्शन वो अपने आप होती है। मतलब कैसी होती है दोस्तों? स्पॉन्टेनियस। मतलब कैसी होती है? स्वतः होती है। यहाँ पर जो डेल्टा जी की वैल्यू आएगी वो कैसी रहेगी भाई? लेस देन 0। अब दूसरी बात है, इसके कंस्ट्रक्शन के अंदर अपन बात करें तो अभी जस्ट आगे अपन डिटेल से पढ़ेंगे। ये गैल्वेनिक सेल जो होता है, जिसके अंदर स्पेशली डेनियल सेल पढ़ेंगे हम लोग। तो यहाँ एक बात आपके और काम की रहेगी, और वो ये कि इसके अंदर जो एनोड होता है, जो इलेक्ट्रोड जो होते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रोड जो होते हैं, एक तो होता है एनोड और दूसरा क्या होता है? कैथोड। इसमें ये ध्यान रखना है, एनोड पॉजिटिव चार्ज होता है और कैथोड कैसा होता है? नेगेटिव चार्ज। और इन दोनों को एक ही पात्र में रखते हैं। एक ही पात्र मतलब एक ही कंटेनर के अंदर इनको रखा जाता है। एक ही पात्र के अंदर इसको रखा जाता है भाई। इनको हम लोग जो रखते हैं वो एक ही पात्र में। लेकिन यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड होते हैं, यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड होते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रोड मतलब जो एनोड और कैथोड, इसमें जो हम लोग इलेक्ट्रोड लगाते हैं
वो दो होते हैं, एक एनोड और इसमें भी वही कैथोड है, लेकिन एनोड इसमें क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज होगा, और कैथोड कैसा होगा दोस्तों, पॉजिटिवली चार्ज। मज़ेदार बात यह है कि यहाँ एक ही पात्र में रखा और इनको हम लोग कहाँ रखेंगे, अलग अलग पात्र में। इसको एक ही पात्र में रखते हैं और उसको कहाँ रखते हैं, अलग अलग पात्र में। तो ये दोस्तों हो गया सेल के बारे में कि सेल क्या होता है, ये सारी डिटेल मैंने बताई आपको। अब गैल्वेनिक सेल में यहाँ पर तो जो होता है, इसका एग्जांपल जैसे नेल्सन सेल हो गया, डाउन सेल हो गया, ये जो हॉल हेरोल्ड सेल हो गया। गैल्वेनिक सेल में मेनली जो अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे भाई डेनियल सेल। कौन सा पढ़ेंगे अपन, डेनियल सेल के बारे में पढ़ेंगे। तो आगे चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट है दोस्तों, सेल के बाद में अपनी अगली हेडिंग जो रहेगी वो रहेगी डेनियल सेल। इस पर बहुत सारे सवाल बनते हैं, तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अपन इसको कैसे कर सकते हैं। तो डेनियल सेल के अंदर सबसे पहले जो अपन टॉपिक पढ़ेंगे वो रहेगा इसका कंस्ट्रक्शन, मतलब बनावट। सेल का कंस्ट्रक्शन क्या है भाई, सेल कैसा दिखता है। तो दोस्तों यहाँ थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ ये जो सेल होता है, ये सेल जो होता है दो अलग अलग पात्रों में रखा जाता है, और ये दो अलग अलग जो पात्र होते हैं, इसमें से एक जो होता है वो एनोड होता है और दूसरा जो होता है वो क्या होता है भाई, कैथोड होता है। अब एक्चुअल में यहाँ हम लोग जो यूज़ करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, वो एक जिंक रॉड का यूज़ करते हैं, और इस तरफ जो यूज़ करते हैं हम लोग दोस्तों, वो यूज़ करते हैं कॉपर रॉड का। ये कॉपर जैसे कलर में बनाया मैंने। तो एक होती है जिंक रॉड, और ये जिंक रॉड जो होती है वो जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप की हुई होती है। ये जिंक रॉड है एंड दिस इज डिप्ड इन ZnSO4। ये जिंक सल्फेट में डूबी होती है। कौन होती है भाई, ये जिंक रॉड या जिंक छड़। और यहाँ के बारे में अगर अपन बात करें दोस्तों, तो ये जो आपके पास दिख रही है, ये मेरी कौन है, कॉपर छड़ है। और ये किस में डूबी होती है दोस्तों, ये डूबी होती है कॉपर सल्फेट में। किस में डूबी होती है, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप की हुई होती है। आपको पता होना चाहिए कॉपर सल्फेट जो होता है वो ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है। तो याद रखने के हिसाब से मैंने आपको इसका कलर भी कैसा लिया है, ब्लू लिया है। तो दिस इज कॉपर सल्फेट। अब दोस्तों इसमें जिंक रॉड है ये, और इन दोनों के बीच में क्या होता है, एक इन्वर्टेड यू आकार की कांच की नली लगी होती है। ये इन्वर्टेड यू आकार की कांच की नली। तो इस इन्वर्टेड यू आकार की कांच की नली जो होती है, इसके अंदर क्या होता है, सब्सटेंस भरा होता है। ये क्या होता है दोस्तों, ये होता है, इसमें ये कोई साल्ट भरा होता है। ये साल्ट भरा होता है, मतलब इसको मैं ऐसे भर देता हूँ इस तरीके से। ये इसके अंदर पूरा क्या भरा होता है, ये साल्ट भरा होता है,
और मोस्टली साल्ट जो होते हैं किस कलर के होते हैं भाई? वाइट कलर के होते हैं। इसके आगे की ओर क्या लगा होता है? ये कॉटन बॉल लगे होते हैं ताकि आयन इजीली यहाँ से माइग्रेट कर सके। इसको कॉटन प्लग कहते हैं। तो दोस्तों ये जो आपको दिख रहा है, दिस इज साल्ट ब्रिज, लवण सेतु कहते हैं। इसमें KCl, KNO3 या NH4NO3 ये साल्ट होता है, और साथ में अगार अगार। अगार अगार क्या होता है? एक जिलेटिनस मटेरियल होता है जो साल्ट को पेस्ट के फॉर्म में बनाए रखता है। ये अगार अगार कोई साल्ट होता है भाई, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ आपको पता चल गया कि अब आपको पता होना चाहिए कि जो करंट का फ्लो उसी कंडीशन में होगा जब दोनों को हम क्या करेंगे? कनेक्ट करेंगे। दोनों को अपन क्या करेंगे? कनेक्ट। तो हमें पता होना चाहिए एक इलेक्ट्रोड होता है उसका वोल्टेज हाई होता है, दूसरे का लो होता है, तभी करंट का फ्लो होता है, वरना करंट का फ्लो नहीं होता। तो यहाँ देखिए आप, ये जो जिंक छड़ जिंक सल्फेट में डूबी, और ज्यों ही मैं इसको कनेक्ट करता हूँ तो एक पोटेंशियल डेवलप होगा, और इस पोटेंशियल के कारण हम ये कहते हैं जिंक जो होगा वो छड़ को छोड़ करके जिंक +2 के फॉर्म में कहाँ आएगा भाई? ये जिंक +2 के फॉर्म में कहाँ आ जाएगा? ये सॉल्यूशन में आ जाएगा। अब हमें पता है पहले से सॉल्यूशन के अंदर क्या था? जिंक आयन और क्या थे? सल्फेट आयन। यहाँ पहले से सॉल्यूशन में क्या था भाई? कॉपर +2 और क्या था? सल्फेट आयन। तो दोस्तों आपने नोट किया होगा कि ये जो सेल का कंस्ट्रक्शन है, इससे हमें इस बात का पता चलता है कि जिंक छड़ जो है ये एनोड की तरह कार्य करती है, उसको लेफ्ट में लिखा जाता है। कॉपर छड़ जो होती है कैथोड की तरह कार्य करती है, उसको राइट में लिखा जाता है। दोनों में पोटेंशियल का डिफरेंस होने की वजह से इसमें करंट का फ्लो होता है। ये वोल्ट मीटर से हमने मेजर कर लिया कि भाई ये चीज़ है। तो दोस्तों ज्यों ही इसको अपन जोड़ते हैं तो जिंक छड़ से जिंक सल्फेट जिंक आयन जो होते हैं सॉल्यूशन में आ जाते हैं, और यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन का क्या कर देते हैं? उत्सर्जन कर देते हैं। तो आपने देखा कि जब यहाँ पर एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो ये रॉड पर रहेंगे कुछ समय के लिए। तो इसलिए रॉड कैसी मानी जाती है? नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरह काम करती है। और यहाँ से क्या होता है? ये Cu+2 जो है वो यहाँ पर आता है, और यहाँ आने के बाद हमें पता होना चाहिए ये यहाँ पर क्यों आया, इसको किसने बुलाया भाई? तो हमें पता चलता है कि इसको बुलाने वाला कौन है। एक्चुअल में जब ये इलेक्ट्रॉन घूम करके यूँ आते हैं, तो जो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आते हैं तो तुरंत यहाँ से जो कॉपर +2 आयन है वो चलता है। और चूंकि कोई एक कॉपर आयन नहीं चलता, बहुत सारे कॉपर +2 आयन जो होते हैं ना वो भागते हैं। समझ गए आप? तो इससे क्या होता है, जब जरूरत तो एक कॉपर आयन की थी लेकिन बहुत सारे आ गए, तो एक्स्ट्रा कॉपर +2 आयन क्या होगा? यहाँ पर संग्रहित हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, और इससे क्या हो जाएगा? रॉड कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव। ये रॉड नेगेटिव होगी और ये कैसी होगी? पॉजिटिव होगा। मैंने मतलब बता दिया। तो एक्चुअल में आप देख रहे हैं कि ये जो आपके पास जिंक जो था उसके आयन इसमें आए, कॉपर +2, तो एक्चुअल में जो केमिकल एनर्जी जो है वो किस में कन्वर्ट हो रही है भाई? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। आगे बात समझा? तो बी काम मेरा क्या रहेगा? इसकी सेल रिएक्शन क्या रहेगी भाई? इसकी सेल अभिक्रिया। सेल अभिक्रिया या फिर कहते हैं इसको सेल रिएक्शन। तो अब आपको देखना होगा कि भाई एट एनोड
एनोड पर क्या हो रहा है, तो आप कहेंगे सर एनोड पर जो जिंक सॉलिड स्टेट में जो था वो Zn+2 एक्वस फॉर्म के अंदर चला गया और इसने क्या किए, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। और एट कैथोड, कैथोड पर क्या हुआ, ये Cu+2 आया, इलेक्ट्रॉन लिए और ये क्या बना लेगा, Cu+2 एक्वस कंडीशन से आया, 2 इलेक्ट्रॉन लिए और कॉपर सॉलिड बना दिया इसने। ये वहाँ पर जाकर क्या होता है, जमा होने लगता है। ये Cu+2 यहाँ पर क्या होने लग जाएगा भाई, ये जमा होने लग जाता है दोस्तों, ये इकट्ठा होने लग जाता है। तो एक तरफ एनोड हो रहा है जहाँ पर ऑक्सीडेशन है और कैथोड पर क्या हो रहा है भाई, रिडक्शन। तो ये ध्यान रखना है, एनोड जो होता है यहाँ पर कौन सा प्रोसेस होगा, ऑक्सीडेशन का, और यहाँ पर कौन सा प्रोसेस होगा, रिडक्शन का। तो दोस्तों अगर मैं इसकी नेट रिएक्शन लिख दूं तो क्या हो जाएगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, सबको ऐड कर दो, ये मेरी नेट सेल रिएक्शन आ जाएगी, नेट सेल रिएक्शन। तो ये क्या रहेगी अभी देखो, तो ये आ गया अपने पास में, देखो Zn सॉलिड प्लस Cu+2 एक्वस, ये दोनों डायरेक्शन में जाती है लेकिन मेनली ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। ये क्या हो गया, Zinc+2 एक्वस, और ये हो गया Cu सॉलिड। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कि जिंक जो है किस में कन्वर्ट हो रहा है, Zn+2 में, Cu+2 किस में कन्वर्ट हो रहा है, Cu में। तो अब इसमें हमें जो बातें सीखने को मिल रही है वो क्या क्या है भाई, यहाँ पर ऑक्सीडेशन ही हुआ, जिंक छड़ पर ऑक्सीडेशन हुआ, क्या ऐसा नहीं हो सकता क्या कि वहाँ ऑक्सीडेशन हो जाए, नहीं भाई, ये डिपेंड करता है उनकी आपेक्षिक क्रियाशीलता या रिलेटिव रिएक्टिविटी पर। तो अपन पहला पॉइंट तो ये कहें, जिंक छड़ पर ऑक्सीडेशन होता है क्योंकि इसकी क्रियाशीलता, मतलब इसकी जो रिएक्टिविटी जो होती है कॉपर से ज़्यादा होती है। क्रियाशीलता ज़्यादा, सर हमें कैसे पता चलेगा किसकी क्रियाशीलता ज़्यादा है, ये जस्ट आगे एक टॉपिक और आएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, वहाँ पर बताएंगे आपको। अब दूसरा काम है दोस्तों अपने पास, जब हमने इतना कर लिया, सेल रिएक्शन कर ली, तो सी पॉइंट अपने पास में आएगा, सेल के अंदर जो लवण सेतु है, लवण सेतु का कार्य, फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज। ये जो आपने देखा कि ये जो उल्टे यू आकार की जो आपने नली देखी थी, इस नली के अंदर आपने देखा साल्ट भरा था, ये लवण सेतु। तो ये क्या कार्य करता है, नंबर 1, पहला कार्य क्या बेटा, यह परिपथ को पूर्ण करता है,
सर्किट कंप्लीट होना चाहिए, इट कंप्लीट्स द सर्किट, सर्किट को ये कंप्लीट करता है। ये जो लिखा था ना, फंक्शंस ऑफ साल्ट ब्रिज, फंक्शंस ऑफ साल्ट ब्रिज, ये सर्किट को कंप्लीट करता है भाई। दूसरा ये कहता है यह दोनों विलयनों के आपस में भौतिक विसरण, भौतिक विसरण का मतलब हो गया फिजिकल डिफ्यूजन, फिजिकल डिफ्यूजन को रोकता है। इट प्रिवेंट्स द फिजिकल डिफ्यूजन ऑफ सॉल्यूशन, ये चेक कर सकते हो, ये पूरा भरा हुआ, ये मिलने नहीं देगा इनको। तीसरा काम होता बच्चों वो यह है कि यह दोनों विलयनों के संगम स्थल, संगम स्थल का मतलब मीटिंग पॉइंट पर संधि विभव को कम करता है। संधि विभव या जिसको क्या कहते हैं भाई, जंक्शन पोटेंशियल, जंक्शन पोटेंशियल, उसको ये कम करता है। ये जंक्शन पोटेंशियल को कम करता है। मतलब ये होता है कि जैसे अगर ये यू ट्यूब है और अगर मान लेते हैं अपन इस साइड से गया मान लो जिंक आयन जो एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पर ये क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज लेके आ रहा है। और इधर से हम मान लेते हैं कि कॉपर गया, तो ये किसको लेके जाएगा, सॉरी +2 तो जा चुका है, यहाँ से कौन जाएगा भाई, सल्फेट आयन जाएंगे। तो यहाँ पर मेरे क्या हो गया, ये नेगेटिव हो गया। तो एक्चुअल में ये जो आपके दोनों जहाँ मिले हैं और ये जो पोटेंशियल होता है बैटरी के पोटेंशियल का जस्ट अपोजिट होता है। तो जब इनको मिलने ही नहीं दिया जाएगा तो संधि वो उत्पन्न ही नहीं होगा या नहीं के बराबर होगा। तो ये दोनों विलयनों के संगम स्थल पर संधि विभव को क्या करता है, को कम करता है, जंक्शन पोटेंशियल को क्या करता है, रोक देता है या कम करता है भाई। चौथा पॉइंट ये बच्चों वो यह है कि यह आयनिक संतुलन, यह सर्किट में आयनिक संतुलन, इसका मतलब क्या होता है, इट मेंटेन्स द आयनिक बैलेंस इन द सर्किट, को बनाए रखता है। कैसे, ये ऐसे बनाए रखता है दोस्तों, अगर सॉल्यूशन के अंदर Zn+2 जब ज़्यादा हो जाते हैं तो यहाँ जैसे मान लो आपने यूज़ कर लिया KCl, तो ये KCl क्या करेगा पता है, ये KCl आपको एक बात पता होनी चाहिए कि अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा आएंगे तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कौन जाएगा, Cl-, और कॉपर +2 जो था वो जा चुका है, तो अब यहाँ से कौन चलेगा, +2। तो जब यहाँ पॉजिटिव का एक्सेस हुआ तो नेगेटिव आ गया, और जब यहाँ पॉजिटिव की कमी हुई तो यहाँ पर कौन आ गया, पॉजिटिव। तो ये आयनिक संतुलन को क्या करता है, बनाए रखता है।
आयनिक संतुलन को यह बनाए रखता है। तो ये दोस्तों आपको मैंने बता दिया था, सर्किट के आयनिक बैलेंस को मेंटेन रखता है। अब इसमें जो हमने बात की है वो ये है कि यहाँ पर हमने जो यूज़ किया है, कौन से साल्ट यूज़ किए, KCl, KNO3, NH4NO3। तो हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें अपन स्पेसिफिक या कुछ खास तरह के जो होते हैं वही साल्ट यूज़ किया करते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी आयनिक चालकता बराबर होती है। KCl, KNO3 या NH4, ये क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखना, नीट और जेई का। KNO3 लवण का ही यूज़ करते हैं, लवण का ही, लवण मतलब साल्ट, लवण का ही यूज़ करते हैं क्योंकि इसमें K+ या अपन ये कह सकते हैं धनायन और ऋणायन, जो कैटायन और एनायन है उसकी आयनिक चालकता क्या होती है, बराबर होती है। क्योंकि उसमें कैटायन एंड एनायन, धनायन और ऋणायन की आयोनिक मोबिलिटी आयनिक चालकता, आयनिक मोबिलिटी क्या होती है, समान होती है। ठीक है भाई। एक इसमें नीट और जेई का बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन बनता आपने कि ये जो सेल आपने यूज किया है, इस सेल के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि इलेक्ट्रोड मरकरी Ag है ना भाई, के बने हो तो लवण सेतु में KCl का यूज नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? क्योंकि इनके आयन जो है Cl- के साथ क्रिया करके अवक्षेप बना देते हैं और जिससे सेल की रिएक्टिविटी क्या हो, रुक जाएगी। क्योंकि इनके आयन, अब आयन कौन सा, Ag2+2 कह दो या Ag+ कह दो या Ag+, Cl- से क्रिया करके Ag2Cl2 या AgCl का अवक्षेप बना देते हैं, प्रेसिपिटेट, PPT बना देते हैं, जिससे सेल काम करना अंततः बंद कर देता है। थोड़ी देर तो चलेगा लेकिन बाद में बंद कर देगा वो। अब एक बात और भाई कि डायरेक्शन ऑफ करंट क्या रहेगी इसमें। डायरेक्शन ऑफ करंट अगर आप चेक करेंगे तो इलेक्ट्रॉन यूं जा रहे हैं, तो ये एक्सटर्नल सर्किट है। तो एक्सटर्नल सर्किट के अंदर आपने देखा कि अगर ये करंट जो चलेगी वो ऐसे चलेगी, किधर, कैथोड से एनोड की तरफ। तो आगे क्या लिख दूं दोस्तों,
इसमें सेल के एक्सटर्नल सर्किट में करंट की दिशा, धारा की जो डायरेक्शन जो रहेगी वो कैसे रहेगी, कैथोड टू एनोड। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि जब आपने ये देखा कि भाई ये सेल हो गया, ये हो गया, अब अगर मैं आपसे ये कह दूं कि दोस्तों मुझे इस सेल के अंदर ये पूछा जाता है कि यदि सेल को किसी बाह्य बैटरी से जोड़ा जाए, यदि सेल को किसी बाह्य बैटरी, या अपन कहते हैं एक्सटर्नल सेल से जोड़ा जाए, तो अब यहाँ 3 कंडीशन है, ये आपके एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है। और वो कंडीशन क्या है भाई, पहली कि अगर आपने जो एक्सटर्नल बैटरी आप लगाएंगे कैसे पता है, इसको इस तरीके से लगाते हैं, ये जो होता है इसको अपन ऐसे यहाँ पर बैटरी लगा देते हैं एक्स्ट्रा। तो अगर जो एक्सटर्नल सर्किट आपने लगाया और ये जो आपके पास गैल्वेनिक सेल है, अगर इन दोनों का सेल वोल्टेज बराबर हुआ तो करंट नहीं बहेगी। तो दोस्तों पहला पॉइंट अपने पास में है, अगर इसमें E एक्सटर्नल इज हायर देन E सेल तो क्या होगा, धारा या करंट जो होगी वह E एक्स के कारण चलेगी। E एक्सटर्नल के कारण चलेगी। और अगर मैं कह देता हूं E एक्सटर्नल इज लेस देन E सेल तो धारा जो है, करंट, वह E सेल के कारण चलेगी। अब भारी कौन कहता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये भारी था तो इसकी बात मानी जाएगी, ये भारी हो गया तो इसकी हो जाएगी। और एक कंडीशन है दोस्तों कि अगर मैं E एक्सटर्नल बराबर E सेल कर लूं तो क्या होगा, ये अपन कहते हैं इस कंडीशन के अंदर धारा नहीं बहेगी, दोनों का पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा, धारा नहीं बहेगी। आगे बात सुनिए। तो ये था दोस्तों सी पॉइंट। अब बात करते हैं डी पॉइंट की। तो डी पॉइंट में अपने पास में क्या रहेगा दोस्तों कि अगर आपसे कोई कह दिया जाए कि इस सेल का सेल वोल्टेज कितना है, सेल वोल्टेज, तो सेल वोल्टेज पहले निकाला कैसे जाता है ये अपने आगे वाले लेक्चर में और डिटेल से पढ़ेंगे। इसमें ई ऑफ सेल जो आएगा, ई नॉट ऑफ, ऑक्सीडेशन जहां पर हो रहा है वो तो हो जाएगा अपने पास में एनोड, अगर स्टैंडर्ड कंडीशन निकालते हैं, प्लस जहां पर रिडक्शन हो रहा है वो अपने पास पता है क्या चीज थी भाई, कैथोड थी। इन दोनों से क्या आएगा मेरा, ई नॉट ऑफ सेल आएगा। अब यहां मुझे पता था कि एनोड की तरह काम कौन कर रहा है, जिंक से Zn+2 बन रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गई और ये मेरा क्या हो गया, एनोड। प्लस यहां क्या हो रहा था,
Cu+2 से क्या बन रहा था, Cu रिडक्शन हो रहा था, दोनों की रिएक्शन लिख दी। तो ये मेरा क्या आएगा, E0 ऑफ सेल। अब अगर आपको ये वैल्यू याद है तो ठीक है, नहीं है तो मुझे याद है, आपको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर इन दोनों की मैं वैल्यू रख दूं तो मेरे पास ये वैल्यू आएगी 1.10 वोल्ट। ये सेल वोल्टेज हो गया डी। तो मैं पूछूं गैल्वेनिक सेल के अंदर जो डैनियल सेल जो था, इसका सेल वोल्टेज कितना, तो क्या कहोगे भाई 1.10। अब कई बार क्या होता है, एक सवाल और रह जाता है कि इसके लिए डेल्टा जी की वैल्यू, डेल्टा जी का मान, ये बताओ कितना, वैल्यू ऑफ डेल्टा जी। दोस्तों डेल्टा जी कैलकुलेट करने के लिए आपको फॉर्मूला ये लगाना पड़ेगा, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस NF E0। अब ये वापस आगे आएगा दोबारा, लेकिन ये कहलाती है स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। तो यहाँ N जो है वो क्या है, नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन। F क्या है, फैराडे कांस्टेंट। ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू मोस्टली क्वेश्चन में दी जाती है, अगर याद नहीं है तो डरने की बात नहीं है। वैसे ये वैल्यू होती है 96500 कूलम। E0 ऑफ सेल ये गिवन होता है या कुछ ऐसे सेल का हमें पता होता है। तो डेल्टा जी का ओवरऑल साइन कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। इसका मतलब ये जो कंडीशन है, ये रिएक्शन कैसे हो रही है, अपने आप हो रही है। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, सेल पढ़ा, सेल का कंस्ट्रक्शन पढ़ा, सेल की डिटेल हमने पढ़ी, है ना। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन वगैरह मैंने बताया आपको। तो ठीक है दोस्तों, अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी। अच्छा, इसमें एक पॉइंट और रहेगा अपने पास में, F। चलो उसको नेक्स्ट क्लास में लेते हैं अपन, जिसको अपन कहेंगे सेल निरूपण। आज थोड़ा गला खराब है, लेकिन थोड़ा सा मैनेज कीजिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड।